Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, today we'll see the chemical properties of carboxylic acid. The very first chemical property is acidity और acidic nature. नाम से ही पता है carboxylic acid एसिड लगा हुआ है, इसका मतलब एसिडिक नेचर जरूर शो करेगा, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन एसिडिटी मींस एसिडिक नेचर की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम इज द बेसिक मेटल। ओके, ये सोडियम बेसिक मेटल है। मेटल का कैसे पता लगता है वो बेसिक है कि नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपसे पूछा जाए सोडियम बेसिक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। सो सोडियम if dissolved in water, then what happen? Due to high reactivity, sodium displaces hydrogen from here, give the formation of compound sodium hydroxide NaOH, displacing hydrogen gas. Okay, so formation of base occurs. base का formation हो रहा है, तो किसी मेटल को यदि वाटर में डिजोल्व किया जाए और बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो डेफिनेटली बेसिक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है ही। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा हम बेसिक मेटल से रिएक्शन करवाएंगे या फिर बेस से रिएक्शन करवाएंगे या फिर सोल्ट लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सोल्ट की भी नेचर बेसिक होती है। ये जो सोल्ट है उनकी नेचर बेसिक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताऊं, Na2CO3 इज बेसिक। वाई? ये तो सोल्ट है ना, सोल्ट तो बेसिक थोड़ी होते हैं, सोल्ट तो न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन Na2CO3 या NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेसिक क्यों है? बिकॉज सोडियम कार्बोनेट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। इफ NaOH treated with H2CO3 carbonic acid, then what happen? Sodium hydroxide gives OH minus ion and H2CO3 gives H plus. So H and OH removed out in form of H2O and the formation of Na2CO3 takes place. Sodium carbonate. तो बेस यहाँ पे कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए सोल्ट की नेचर भी कैसी रहेगी? बेसिक। तो कुछ बेसिक सोल्ट या फिर हम बेस या फिर बेसिक मेटल से रिएक्शन करवाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो ये एसिडिक है, यदि नहीं होती है तो एसिडिक नहीं है। सो इन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन RCOH react with Na, then what happen? We know Na is high reactive, so displaces H plus ion. H plus ion कौन सा है यहाँ पे? जो ऑक्सीजन के पास है प्रेजेंट है। So it displaces H plus ion, then compound is formed RCONA. This is known as sodium carboxylate. RCONA, which is known as sodium carboxylate, and the formation of hydrogen gas takes place. Okay, H2 यहाँ से निकल जाएगी, तो जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। Now in the second reaction RCOH react with NaOH, then what happen? Acid give H plus ion and base give OH minus ion, then the formation of H2 takes place, and here also the compound main product is formed, sodium carboxylate, that is RCONA, by removal of H2O. Water molecule is formed here. Okay. Now in the next reaction, RCO react with Na2CO3. Then what happen? Then also Na is high reactive, so displaces H plus ion. Na वही काम करेगा चाहे कहीं भी प्रेजेंट हो, हाई रिएक्टिव है, इसका काम है H plus को डिस्प्लेस करना। तो Na यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा RCONA। RCONA प्लस Na जैसे यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ CO3 कार्बोनेट आयन बना है। कार्बोनेट आयन इज नॉट स्टेबल। आयन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, आयन किसी न किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो कार्बोनेट आयन ऑक्सीजन को लूज करके चेंज हो जाएगा CO2 में। सो RCONA प्लस CO2, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के क्या बन गई? CO2। कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो यहाँ से एक को निकल के बन गया CO2, और यहाँ से निकली हुई ऑक्सीजन और यहाँ से निकली हुई हाइड्रोजन दोनों मिलकर के बना लेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। ओके, सो इफ RCOH react with sodium carbonate, then also the carboxylate, sodium carboxylate salt takes place, means रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब ये एसिडिक है, इसीलिए बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन RCOH react with NaSCO3. NaSCO3 means baking soda, that is sodium bicarbonate. So here
Na displaces H. Why? Because it is high reactive. Then what happen? Formation of RCONA takes place plus Na ने जैसे ही यहां से H को डिस्प्लेस किया, कंपाउंड बना RCONA प्लस यहां पे बचा आयन SCO3 माइनस बाई कार्बोनेट आयन जो कि स्टेबल नहीं है, तो यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, OH दोनों यहां से माइनस हो जाएंगे, तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे CO2, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां से निकला हुआ OH और यहां से निकला हुआ H दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर मोलिक्यूल, तो ये रहा वाटर मोलिक्यूल। तो इस तरह से हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेसिक मेटल बेस या फिर बेसिक नेचर वाले सॉल्ट के साथ करवाने पर रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की नेचर कैसी है? एसिडिक। ओके, यू नो वेरी वेल दैट इफ एसिड dissolve in water then what happen? If acids dissolved in water then what happen? Then they give H plus ion. यदि वो एसिड है तो H plus ion देंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे क्या करेगा? H plus देगा। फिर क्या होगा? By losing H plus ion it converts into carboxylate ion RCO minus ion plus जो H प्लस इसने लूज किया है उस H प्लस को कौन गेन कर लेंगे? ऑक्सीजन के लोन के पेयर का काम होता है H प्लस गेन करना। सो द H प्लस रिलीज्ड बाय एसिड accepted by the lone pair of oxygen of H2O molecule and converts into the form of a hydronium ion। तो यहाँ पे जो आयन बनेगा उस आयन का नाम हाइड्रोनियम आयन। मीन्स यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में किसकी तरह बिहेव करता है? कार्बोक्सिलेट आयन की तरह। आइए देखते हैं क्या है कार्बोक्सिलेट आयन। RCO O माइनस, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। RCOO माइनस, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। इस कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस प्रेजेंट है। हम ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज और कॉन्जुगेशन यहाँ प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्टरनेट पे। सो व्हाट हैपेंस इफ नेगेटिव अटैक्स हियर? यदि नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, यहाँ क्यों गया नेगेटिव? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाई? बिकॉज two oxygen atoms continuously attacking the electron of carbon, then carbon feels electron deficiency and positive charge arises on the carbon atom। मतलब कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो फिर क्या होगा? तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और फिर क्या होता है ये देखिए, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ नेगेटिव था, अब डबल बन गया, यहाँ जो डबल था वो नेगेटिव बन गया। फिर वापस क्या होगा? यदि ये नेगेटिव यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाए, तो वापस पहली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो टोटल कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है 2। अब इसका देखते हैं हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे जो ये रेजोनेंस हो रहा है दोनों स्ट्रक्चर में, उनमें ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे फैल रहा है? तो RCO के साथ में सिंगल बॉन्ड है हमेशा, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है या पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन तक के बीच में फैल रहे हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो किसकी फॉर्म में फैल रहे हैं? पार्शियल नेगेटिव चार्ज कभी ऑक्सीजन पे आ गया, कभी यहाँ आ गया। कुल मिला के यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। कहाँ पे? मतलब हम बोल सकते हैं RCO और O, इस ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस से यहाँ पे कौन सा चार्ज घूम रहा है? नेगेटिव। ओके, तो कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। हमें क्या देखना है? हमें रेजोनेंस नहीं देखना, हमें देखना है इसकी एसिडिक नेचर। क्या ये कंपाउंड एसिडिक है नेचर में? है तो कितना है ये हम चेक करेंगे। तो कार्बोक्सिलेट आयन एसिडिक है कि नहीं है ये हमें देखना है। तो सबसे पहली बात RCOH की हमें चेक करनी है एसिडिटी या एसिडिक नेचर। तो हम क्या करेंगे? इसका H प्लस निकाल के बात करेंगे। एसिडिक नेचर इसको शो करनी है, तो H प्लस निकालने के बाद में हम उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, यदि हम किसी की बेसिसिटी देखते तो उसका OH माइनस मतलब कि लूज करते या तो, या उसको H प्लस गेन करवाते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है या नहीं है ये पता करने के लिए हम पहले उसका H प्लस निकालेंगे, और उसके बाद में जो आयन बनता है उस आयन को देखेंगे कि वो आयन स्टेबल है। यदि
तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, और यदि जो बनने वाला आयन है वो स्टेबल नहीं है तो फिर एसिडिक नहीं है। स्टेबल है तो एसिडिक कैसे हुआ? मान लीजिए RCOH ने H+ लूज करके, इसने मान लो H+ लूज कर दिया और कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप यहाँ कंपाउंड के अंदर ही किसी तरह से बैलेंस हो गया, तब तो ये वापस H+ को खींचेगा नहीं तो ये नेगेटिव इस H+ को वापस खींच लेगा। तो क्या ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस या आयन जो H+ को वापस खींच लेते हैं, क्या वो एसिडिक होते हैं? नो। एसिड कौन होते हैं? जो H+ लूज कर देते हैं और लूज करके ही रखते हैं। और बेस कौन होते हैं? जो H+ गेन कर लेते हैं। तो यदि ये RCOH H+ को लूज करने के बाद में इसी फॉर्म में स्टेबल रहेगा, तब तो ये एसिड है। और कभी इसने वापस H+ गेन कर लिया, कभी दे दिया, ऐसे नाटक करेगा, तो ये स्टेबल नहीं है, इसका मतलब एसिडिक नहीं है। यदि ये एसिडिक है तो उसको H+ लूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? एसिड मींस जो H+ लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम बोलते हैं आर्यनस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड। तो यहाँ पे इसने H+ लूज कर दिया। अब देखते हैं क्या ये आयन स्टेबल है। हम आयन्स की स्टेबिलिटी क्यों चेक कर रहे हैं? आयन्स की स्टेबिलिटी कैसे होगी? आयन की स्टेबिलिटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यदि ये आयन स्टेबल होगा तो H+ को वापस गेन करने के चांस नहीं होंगे। दूसरी बात, आयन किस तरह स्टेबल होते हैं? कभी पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है जिसको बोलते हैं हम केटायन, वो कार्बोकेटायन भी हो सकता है। कभी नेगेटिव चार्ज बनता है, उसको बोलते हैं हम एनायन। तो ये आयन्स जो होते हैं वो कब स्टेबल होते हैं और किस फॉर्म में स्टेबल होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, इफ चार्ज increases then it goes to instability, and if charge decreases then it becomes stable in nature। कोई भी आयन जिसका चार्ज बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब वो हो जाएगा अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ, मान लो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही चला गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो ये इतना सारा पॉजिटिव चार्ज किसी भी नेगेटिव को अपने तरफ खींच लेगा। इसलिए खींच लेगा मतलब रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने वाले तो स्टेबल नहीं हुए, रिएक्टिव हुए ना। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इसका मतलब स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज बढ़ा, मान लो यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब वो किसी भी पॉजिटिव स्पेसीज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, इफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई सा भी चार्ज हो, इंक्रीजेस देन इट बिकम्स अनस्टेबल, एंड इफ चार्ज डिक्रीजेस देन द आयन बिकम स्टेबल। रिमेंबर इट, चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबल, घटेगा तो स्टेबल। हमें बात करनी है कार्बोक्सिलेट आयन के, तो आपको इसको स्टेबल यदि फॉर्म में देखना है तो आपको चार्ज के रिड्यूस होने की बात करनी है। चार्ज किस तरह से रिड्यूस होगा ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं चार्ज कौन सी कंडीशन में रिड्यूस होगा, कौन सी कंडीशन में रिड्यूस नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलेट आयन की। कार्बोक्सिलेट आयन आर सी ओ एंड ओ, और यहां से रेजोनेंस की वजह से चार्ज आया हुआ है नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे घूम रहा है। अब बात करनी हमें इस आर की कि आर कैसा ग्रुप है, ये हमें बात करनी। आर में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आर कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। मान लीजिए ये आर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज दिस, is attached with carboxylate ion, then what happen? This is the carboxylate ion, and here in the form of R, electron donating group is attached. Electron donating group means इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, देने वाला, इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ग्रुप। तो यहां पे ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है।
तो आप बताइए, क्या इस तरह की कंडीशन वाला आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, डायरेक्ट अटैच है कार्बोक्सिलेट के साथ में, तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बोक्सिलेट आयन CO में पहले से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। एक तो पहले से वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पुश कर दिए। बताओ चार्ज डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? यहाँ पे चार्ज हो गया इंक्रीज, चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीज हो गया। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, कोई सा भी हो, अनस्टेबिलिटी आती है। अब ये चार्ज बढ़ेगा तो कंपाउंड या आयन कैसा हो जाएगा? स्टेबल और अनस्टेबल? डेफिनेटली हो जाएगा अनस्टेबल। और अनस्टेबल होगा इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, मतलब ज्यादा नेगेटिव हो गया, अब वो स्टेबल है नहीं, रुक रहा नहीं है वो, तो क्या करेगा फिर? क्या करेगा वो? फिर पॉजिटिव जो इसने H+ लूज किया था उस H+ को फिर से गेन कर लेगा या खींच लेगा। तो गेन करने वाले एसिड नहीं होते, डोनेट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे H+ के गेन करने की टेंडेंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, और जैसे इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो क्या इसके H+ को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी? डेफिनेटली H+ को गेन करने की प्रोबेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई है। इट मीन्स द आयन बिकम्स अनस्टेबल, और अनस्टेबल होते यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या हुई? एसिडिक नेचर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। एसिडिक नेचर, ये यदि H+ को लूज करके ही रहता तो एसिडिक नेचर होती हाई, लेकिन गेन करने के भी चांस बन गए हैं, तो एसिडिक नेचर बताओ क्या हुई? एसिडिटी या एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। वेरी गुड, एसिडिक नेचर यहां पे हो गई है डिक्रीज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन। यदि यहां पे जो ये CO- आपको दिखाई दे रहा है, CO और रेजोनेंस पे इस पे चार्ज आया हुआ है नेगेटिव, एंड द ग्रुप अटैच विद दिस कार्बोक्सिलेट आयन एज EWG। EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, यदि यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो फिर क्या होगा पता ही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का ड्राइविंग फोर्स रहेगा इस साइड में। अब देख के बताइए क्या होने वाला है इस आयन में। यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस की वजह से चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होगा बोलो? इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप द्वारा खींच लिया जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उसका नेगेटिव चार्ज खींचेगा तो नेगेटिव कम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे नेगेटिव बहुत कम हो जाएगा। अब बहुत कम नेगेटिव क्या H+ को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब वो H+ को गेन करके रहेगा। यस, तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ बताओ? चार्ज हुआ डिक्रीज। तो यहाँ पे चार्ज जो था, विच चार्ज? पॉजिटिव, क्या हो गया उसका? डिक्रीजेस। ओके, पॉजिटिव चार्ज हो गया उसका डिक्रीज, और पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, मतलब थोड़ा कम हो गया, मतलब पॉजिटिविटी आने लग गई है। इसको हम ये लिख सकते हैं चार्ज, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। और चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव यदि डिक्रीज होगा तो कंपाउंड या आयन क्या होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस, सो बिकम्स स्टेबल, बिकम्स स्टेबल। नेगेटिव चार्ज जो था इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ने खींच लिया तो इसका चार्ज हो गया यहाँ पे डिक्रीज, और डिक्रीज होने से इसमें आ गई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई? चार्ज कम हो गया ना, चार्ज जब घटता घटता इतना सा रह गया तो क्या ये H+ को खींच पाएगा? नहीं। तो चार्ज कम हो गया, H+ को नहीं खींचेगा, लूज करके रहेगा, तो स्टेबल हो गया, ये रिएक्शन नहीं कर रहा फर्दर। इसका मतलब एसिडिक नेचर बताइए, एसिडिक नेचर क्या रहेगी? डिक्रीज और इंक्रीज? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस डेफिनेटली। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
If electron donating group is attached to the carboxylate ion, then what happen? It increases the electron density, then charge increases, negative charge increases, instability becomes, means acidic nature decreases. If electron withdrawing group is present along with the carboxylate ion, then negative charge decreases, stability increases and acidic nature also increases. इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा है तो कार्बोक्सिलेट का नेगेटिव घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिटी भी बढ़ेगी. लेकिन डोनेट करने वाला जुड़ा है तो नेगेटिव बढ़ेगा और नेगेटिव बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों में से कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में किस तरह का ग्रुप अटैच है. ओके, नाउ वी सी द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. कुछ एग्जांपल हम चेक करते हैं. CH3COH acetic acid, simplest example is this CH3COH acetic acid. Okay, now the second example is CH2Cl COOH. Okay, this is chloroacetic acid. क्या नाम रहेगा इसका? क्लोरोएसिटिक एसिड. मतलब वही है कंपाउंड, बस एक H की जगह पर यहां पे Cl लगा दिया गया, क्लोरोएसिटिक एसिड. बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आपको चेक करना है कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है. तो ये CH3 मिथाइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट होता है. यहाँ पे भी CH3 में एक Cl आ गया, तो Cl की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्राइविंग फोर्स हो गया ऐसे. वाई? बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही ज्यादा H+ यहाँ पे जनरेट होगा. सो विच इज मोर एसिडिक? कंपाउंड यहाँ पे एसिडिक हो गया, क्लोरोएसिटिक एसिड. सिंपल. नाउ टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. अभी लेते हैं अगला एग्जांपल. CH2ClCOH एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH2FCOH. ओके, this compound is chloroacetic acid and this one is fluoroacetic acid. बताइए कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है? कंपाउंड एक जैसे ही है, सेम ही है, कार्बन सेम है इनके अंदर, लेकिन एक में जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्लोरीन और दूसरे में जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन COH के मतलब CO- के फ्लोरीन ज्यादा अमाउंट में खींच पा रहा है. तो बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन. तो एसिडिक नेचर रहेगी इस कंपाउंड की ज्यादा. नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे CH2 के साथ में ग्रुप अटैच है CN, साइनाइड ग्रुप अटैच है यहाँ पे. और दूसरे कंपाउंड में देखिएगा CH2COH NO2, CH2COH CN और CH2COH NO2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा. CN कार्बन के साथ में जो अटैच एलिमेंट है वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है. तो कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच एलिमेंट कौन सा? यहाँ पे नाइट्रोजन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ में अटैच कौन है? ऑक्सीजन. बोलिए किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है. तो साइनाइड से ज्यादा इफेक्ट रहेगा -I NO2 का. तो NO2 यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में COH के इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है. ओके, तो इसलिए एसिडिक नेचर रहेगी ज्यादा NO2 वाले की. नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल. CH2COH NO2 and the next is CH2COH CF3.
Here, in the one compound, first compound NO2 group is attached, and in the second compound CF3 group attached. नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। तो बताइए कौन से वाले कंपाउंड का इफेक्ट ज्यादा रहेगा? CF3 का। तीन फ्लोरीन है कार्बन से जुड़े हुए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेंगे, तो एसिडिक नेचर रहेगी ज्यादा इसकी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ एग्जाम्पल जिससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सा वाला एसिड डेरिवेटिव ज्यादा एसिडिक है और कौन सा एसिड डेरिवेटिव कम एसिडिक है। आइए चेक करते हैं एक और एग्जाम्पल। This is carboxylic acid, that is benzoic acid. The next example is para-nitrobenzoic acid, para-nitrobenzoic acid, and the next example is बेंजोइक एसिड पेरामेथोक्सी। यहाँ पे OCH3 ग्रुप अटैच है जिसको हम बोलते हैं मेथोक्सी। तो ये तीन कंपाउंड हमें दिए हुए हैं 1, 2 and 3। We have to arrange these three compounds in the decreasing order of their acidic nature। ये तीन कंपाउंड जो हमें दिए हुए हैं इनको हमें एसिडिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन सी होगी। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप इज अटैच देन इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो आइए देखते हैं क्या इसमें कोई ग्रुप है? नहीं, ये तो बेंजोइक एसिड है, ये सिर्फ है। ये दो इसके डेरिवेटिव है, एक में लगा हुआ है मेथोक्सी ग्रुप, एक में लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप। सो वी नो वेरी वेल दैट नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन के और बेंजीन रिंग खींच रही है CO के। तो यहां पे कौन होगा ज्यादा एसिडिक? सेकेंड। ओके, इट इज हाई एसिडिक। मेथोक्सी वाले ग्रुप में देखते हैं, मेथोक्सी वाले कंपाउंड में हम चेक करेंगे OCH3। OCH3 का इफेक्ट कैसा होता है? +R इफेक्ट होता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। मीन्स द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड वी नो वेरी वेल इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट देन व्हाट हैपन? एसिडिक नेचर डिक्रीजेस बिकॉज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस विद ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे इसकी एसिडिटी हो गई है कम, तो सबसे कम हो जाएगी इसकी। और नॉर्मल किसकी रहेगी? जिस पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ उसकी रहेगी नॉर्मल। तो सबसे पहले तो जिस पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो हमने फर्स्ट वाले को लिख लिया यहाँ पे, इस पे कोई नहीं जुड़ा हुआ। जिस पे नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप अटैच है उसकी एसिडिक नेचर हो जाएगी इससे ज्यादा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है उसकी एसिडिक नेचर हो जाएगी इससे कम। तो इसका ऑर्डर रहेगा सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। किसका ऑर्डर है ये? डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन द डिक्रीजिंग मैनर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा यहाँ पे? ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है और कौन सा एसिड डेरिवेटिव कम एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Carboxylic acid, if dissolved in water, then what happen? Then it loses H plus ion, and this H plus ion is captured by the lone pair of oxygen of H2O molecule. Then what happen? Water converts into H3O plus ion and
carboxylic acid converts into RCO minus ion, carboxylate ion. Okay. Now we see the reaction is forward reaction और backward reaction. रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड, दोनों ही कंडीशन में हो सकती है. ये RCO माइनस H प्लस को वापस भी गेन कर सकता है. तो रिएक्शन ये किस तरह की रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन. और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम में आ सकती है. व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन इट्स सेड टू बी इक्विलिब्रियम. अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? अब हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है. कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे K. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, सो वी राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दैट इज K. इट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन RCOO माइनस की कंसंट्रेशन व्हाट H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH और वाटर की कंसंट्रेशन. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट if compound is present in the pure form, that is pure solid and pure liquid, तो उसकी हम कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं. वाटर हमेशा प्योर फॉर्म में ही होता है, तो वाटर की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती है, इसलिए ये जो है इसको आप 1 मान लेना, या मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है. वाटर की कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है? 1. वाई? बिकॉज वाटर प्योर फॉर्म में लिया जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली जाती है? 1. ओके, दूसरी बात, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, सो इट इज रिटन एज Ka. इसको हम लिखेंगे Ka. अब हमें ध्यान से देखना है क्या K और H प्लस में क्या रिलेशनशिप है. तो ये जो H3O प्लस है इसमें भी हम एक बार वाटर को निकाल देते हैं. Then equation becomes RCO minus and H plus concentration divide by RCOH. ये दोनों एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है. तो आपको इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है K और H प्लस में क्या रिलेशनशिप है. K में, K क्या है यहाँ पे? K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, और आपको H प्लस में रिलेशन देखना है. ध्यान से देखेंगे, इफ H प्लस इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपन? K डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? देन K ऑल्सो इंक्रीजेस. मीन्स K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. जब K बढ़ेगा तो H प्लस भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस. आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसमें देखिए K और H प्लस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और H प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होती है? बढ़ती है. ठीक है, मीन्स यदि K बढ़ेगा तो H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा और एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगी. ठीक है, सिंपल. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने ले लिया. यदि कहीं पे K की वैल्यू बढ़ रही हो तो हम बोल देंगे कि वो ज्यादा एसिडिक है या एसिडिक ज्यादा हो रहा है. कहीं पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही हो तो हम बोल देंगे कि वो एसिडिक ज्यादा हो रहा है या उसकी K की वैल्यू ज्यादा है. ओके, अब इसको हमें क्या करना है? पोटेंशियल की फॉर्म में, जैसे हम pH लिखते हैं उसी फॉर्म में pH पोटेंशियल वैल्यू लिखते हैं. pH कैसे लिखते हैं हम? व्हाट इज मीन्ड बाय pH? pH मीन्स, व्हाट इज pH? इट इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. pH इज नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
H प्लस आयन, ठीक है। तो अब देखिए हमें H प्लस की जगह क्या लिखना है, K लिखना है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, PK इक्वल टू H जो है उसकी जगह हमें K लिखना है। तो PK इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग K। क्या हो गया, नेगेटिव लॉग K। बस हमने इस K को पोटेंशियल की फॉर्म में जैसे हम pH लिखते हैं उस H की जगह पे हमने K लिख दिया, क्योंकि जैसे ही H प्लस बढ़ रहा है K बढ़ रहा है और H प्लस डिक्रीज हो रहा है K डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ PK इक्वल टू माइनस लॉग K। अब बताओ PK और K में क्या रिलेशनशिप है, PK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। PK is inversely proportional to KA, remember it। तो आपको याद रखना है, कितने पॉइंट याद रखने हैं, आपको याद रखना है K, if K increases then H plus increases then acidity increases, and if K increases then PK value decreases। तो आपको एग्जाम में PK से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PK वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा, आपको याद रखना है PK K का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। PK इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। CH Cl Cl एंड COH एक कंपाउंड है। ये 2 क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, 1,1 डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड या डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, और दूसरा कंपाउंड यहां पे लगा हुआ है। ये तो है फर्स्ट कंपाउंड A एंड द सेकेंड कंपाउंड B इज Cl CCl Cl COOH। कंपाउंड इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो एक तो कंपाउंड है हमारे पास में A और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में B। अब आपको एग्जाम में PK से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो ध्यान से देखते हैं। PK से रिलेटेड जब भी पूछा जाए कोई क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, PK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब K क्या होता है, यदि ज्यादा होगा, K यदि ज्यादा होगा तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, और यदि PK ज्यादा है तो समझ जाना PK ज्यादा है, इसका मतलब K क्या होगा, कम, और वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से देखेंगे इसको। PK वैल्यू ऑफ कंपाउंड A is more than that of PK value of compound A is more than that of compound B। ठीक है, compound B। Okay students, question is PK value of compound A is more than that of compound B। आइए देखते हैं, हमारे पास में 2 कंपाउंड है, एक तो A और एक कंपाउंड B। ये 2 कंपाउंड, ओके, कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। तो क्या हो रहा है PK वैल्यू के साथ में, PK किसकी ज्यादा है, PK वैल्यू ऑफ कंपाउंड A इज मोर देन कंपाउंड B। ओके, नेक्स्ट, तो हम समझ गए यहां पे K के साथ क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज PK इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो K के साथ में क्या होगा, K ऑफ A इज लेस देन दैट ऑफ B। यदि PK A की ज्यादा है तो K की वैल्यू A की क्या हो जाएगी, B से कम हो जाएगी। अब आपको पता लगा कि A की K वैल्यू क्या है, लेस, और B की K वैल्यू क्या है, ज्यादा। इसका मतलब A क्या है, लेस एसिडिक। क्या है A है यहां पे लेस एसिडिक, और B क्या है यहां पे,
मोर एसिडिक, तो कंपाउंड यहां पे ए है लेस एसिडिक, वाई? बिकॉज द के वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ कंपाउंड बी, सो कंपाउंड बी इज मोर एसिडिक। एक्चुअल में ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है और हमने इसका तोड़ निकाल लिया कि ए लेस एसिडिक और बी मोर एसिडिक है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि बी मोर एसिडिक क्यों है। चेक करें, आइए चेक करते हैं। 3 क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के, तीनों क्लोरीन ने माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। ओके, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो गई। और जैसे ही हमें पता है चार्ज यहां पे डिक्रीज होगा तो कंपाउंड का जो कार्बोक्सिलेट आयन बना था वो क्या रहेगा? आयन बिकम्स हाई स्टेबल, और आयन हाई स्टेबल बन जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक। मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, रिमेंबर इट। तो यहां पे 2 ही क्लोरीन है, 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और यहां पर दूसरे एग्जांपल में 3 क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। बताइए कौन सी कंडीशन में कार्बन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे? 3 क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो COH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम, और इससे ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो हो जाएगा स्टेबल, तो कंपाउंड हो जाएगा मोर एसिडिक इन नेचर। तो पी के वैल्यू ए की ज्यादा थी, तो हमने कॉन्सेप्ट हमारे पास में था पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो हमने पता लगा लिया के ऑफ ए इज लेस देन बी। इट मीन्स जिसकी के कम होती है उसकी एसिडिक नेचर भी कम होती है। इट मीन्स ए जो है वो लेस एसिडिक, बी मोर एसिडिक। अब आपको इन दोनों का एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टॉपिक, that is acidic characteristic of carboxylic acid. Now we'll discuss remaining chemical properties of carboxylic acid in next lecture. Thank you so much.